हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 5th मई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, इन्फ्लेशन फाइनली हिट्स आरबीआई पुशेस इट टू रेस की पॉलिसी रेट। आरबीआई ने यहाँ पर रेपो रेट को इंक्रीज़ किया है बाई 40 बेसिस पॉइंट। तो रेपो रेट हो गया 4.40%। सीआरआर को इंक्रीज़ किया है बाई 50 बेसिस पॉइंट और सीआरआर यहाँ पर हो गया है 4.50%। आरबीआई ने ऐसा क्यों किया है? तो इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए किया है। आरबीआई को यहाँ पर इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है 2 से 6% की रेंज में। तो 4 + -2 यहाँ पर 2% की विंडो होती है। लेकिन जो सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन है वो बहुत टाइम से बेसिकली यहाँ पर 6% से ज़्यादा जा रहा था। तो आरबीआई ने यहाँ पर इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया है और सीआरआर को इंक्रीज़ कर दिया है। इसके अलावा आरबीआई ने जो स्टांस रखा है वो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस ही रखा है। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब यहाँ पर मीटिंग होगी तो या तो इंटरेस्ट रेट को सेम रखा जाएगा या तो डिक्रीज़ किया जाएगा। अगर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग स्टांस होता तो इसका मतलब ये है या तो सेम रखा जाएगा या तो इंक्रीज़ किया जाएगा। और अगर न्यूट्रल स्टांस होता है इसका मतलब ये है कि सेम भी रखा जा सकता है, इंक्रीज़ भी किया जा सकता है और डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। इंडिया टू बी कंट्री ऑफ ऑनर एट कांस। तो कांस फिल्म फेस्टिवल, कांस कहाँ पर लोकेटेड है? फ्रांस में। एंड दिस विल बी द फर्स्ट टाइम द इवेंट विल हैव एन ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर, और वो जो कंट्री है वो है इंडिया। आगे हम चलते हैं। इंडिया और नॉर्डिक की समिट यहाँ पर हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक इनिशिएटिव है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं, लीड आईटी इनिशिएटिव। तो लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ये कौन से कंट्री के साथ है? ये है स्वीडन के साथ। तो इंडिया स्वीडन का इनिशिएटिव है लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनका कैसे ट्रांजिशन कराया जाए टुवर्ड्स लो कार्बन इकोनॉमी। तो लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन इन September 2019 एट द यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट टू हेल्प गाइड द वर्ल्ड्स हेवीएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटिंग इंडस्ट्रीज टुवर्ड्स द लो कार्बन इकोनॉमी। आरबीआई ने यहाँ पर रेपो रेट को हाइक कर दिया है। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो बेसिकली जो ईएमआईज़ है वो बढ़ जाएंगी। तो द रेट हाइक अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन सीआरआर मीन्स बैंक्स एंड हाउसिंग कंपनी क्या करेंगे? यहाँ पर रेट्स को इंक्रीज़ कर देंगे। दूसरा, यहाँ पर इन्फ्लेशन को टैकल करना क्यों ज़रूरी था? फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। एफडी में आपको मिलता है 5% इंटरेस्ट रेट, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो चल रहा है 6%। तो इसका मतलब ये है एक्चुअली यू आर लूजिंग आउट ऑन योर मनी। इसीलिए इन्फ्लेशन को टैकल करना ज़रूरी होता है। जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स हैं और ऑल्सो जनरेटिंग नेगेटिव रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल पीपीएफ में यहाँ पर बस 7% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, सुकन्या समृद्धि में यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। मोस्टली यहाँ पर जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम है वो भी नेगेटिव रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही यहाँ पर जनरेट कर रही हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ये होता है कि लोग यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो एक तरीके का हमें गोल्ड रश देखने को मिलता है। तो विद इन्फ्लेशन अराउंड 7%, एनी इनकम लेस देन 7% नेट ऑफ टैक्सेस एक्चुअली मेक्स यू लूज मनी। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन को टैकल करना ज़रूरी था। पवन हंस का यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट हो गया है और पवन हंस को यहाँ पर कौन सी कंपनी को दिया गया है? स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। हाउ आरबीआई ड्रॉप्ड इन्फ्लेशन बॉल। तो सारे ही आर्टिकल्स और एक्सप्लेन्ड पेज भी यहाँ पर सिर्फ आरबीआई के रिगार्डिंग ये है कि आरबीआई ने यहाँ पर क्यों रेपो रेट को हाइक किया है। इन्फ्लेशन हैज़ बीन राइजिंग फॉर ओवर 2 ईयर्स। तो आरबीआई को यहाँ पर इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है 4 + -2, तो 2 से 6% के बीच में। इसका मतलब ये नहीं कि 6% पर ही रखना है, बेसिकली 4% पर रखना होता है। 6% पर कभी कभी हो सकता है। तो हाउएवर ऑन द होल इन्फ्लेशन शुड बी अराउंड 4%। द लीवे ऑफ 2 to 6% डज नॉट मीन दैट द आरबीआई कैन अलाउ इन्फ्लेशन टू स्टे एट 6% ऑल और मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन ये हमें केस देखने को मिल रहा है पिछले 3 क्वार्टर से कि इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर 6% की तरफ ज़्यादा है। दिस इन्फ्लेशन हैज़ नॉट बीन ट्रांजिटरी। तो आरबीआई को ये लगा था ये जो इन्फ्लेशन है ये ट्रांजिटरी है, सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस की वजह से, लेकिन ये इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी नहीं था। ये इन्फ्लेशन जो है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बनता जा रहा था। तो उसके बाद यहाँ पर आरबीआई ने डिसाइड किया कि जो इन्फ्लेशन उसको टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आरबीआई का मेन जो मोटिव था वो ये था कि ग्रोथ को बढ़ाया जाए, इन्फ्लेशन को बाद में टैकल किया जाएगा। लेकिन आरबीआई ने उसके बाद अब डिसाइड किया कि प्राइमरी जो हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंस देनी है वो इन्फ्लेशन को देनी है। हाई कोर इन्फ्लेशन इज़ नॉट न्यू आइदर। जो कोर इन्फ्लेशन है जिसमें से फूड और फ्यूल के प्राइजेस को हटा दो उसके बाद भी कोर इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो आरबीआई इज स्टेटेड दैट कोर इन्फ्लेशन इज लाइकली टू रिमेन एलिवेटेड इन द कमिंग मंथ, रिफ्लेक्टिंग हाई डोमेस्टिक पंप प्राइजेस एंड प्रेशर्स फ्रॉम प्राइस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन।
मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ लैक्स्ड। अब यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है कि अभी तो रेपो रेट हाइक कर दिया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट दिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होने में भी टाइम लगता है। तो ऑफन इट इज़ थॉट दैट एज सून एज आरबीआई रेजेस और रिड्यूसेस इंटरेस्ट रेट द इकोनॉमी विल रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, बट दैट डज नॉट हैपन व्हाइल सच मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर टाइम, येट इट कैन स्टिल टेक्स वीक टू हैव फुल इफेक्ट। तो यहाँ पर एक्सटर्नल बेंचमार्क लाया गया ताकि यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन और ज़्यादा तेज़ी से हो सके, लेकिन अभी भी टाइम तो लगेगा ही। यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ मैनी हाइक्स, ये भी आरबीआई के ऊपर ही आर्टिकल है। तो आरबीआई ने यहाँ पर रेपो रेटिंग को इंक्रीज़ किया है बाई 40 बेसिस पॉइंट और सीआरआर को इंक्रीज़ किया है बाई 50 बेसिस पॉइंट्स टू फाइट इन्फ्लेशन। यहाँ पर जो स्टांस रखा है वो रखा है अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस। Across the world, major central banks have of late gone on a rate hike spree। यहाँ पर जो यूएस का फेडरल बैंक है वो भी यहाँ पर जो रेट है उसको इंक्रीज़ कर रहा है। इट हैज़ टेपर्ड इट्स बॉन्ड परचेज प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो यूएस है वो जो फेडरल बैंक है यूएस का वो करता है फेड टेपरिंग। फेड टेपरिंग का मतलब ये करता है कि जो यूएस का सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पर बॉन्ड्स खरीदना थोड़ा कम कर देता है, ताकि मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर कम जाए। तो यूएस फेड हैज़ बीन ऑन द ऑफेंसिव बैटलिंग अ 40-year हाई सर्ज इन प्राइजेस। इट हैज़ टेपर्ड इट्स बॉन्ड परचेज प्रोग्राम ड्रास्टिकली वाइल सजेस्टिंग इन नो अनसर्टेन टर्म्स द पेस ऑफ रेट हाइक्स नीडेड टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। तो बेसिकली यहाँ पर जो बॉन्ड को खरीदता है यूएस का बैंक, वो अगर कम कर देता है जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, तो उसको यहाँ पर फेड टेपरिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर MCLR से भी कुछ लोन्स लिंक हैं और कुछ लोन्स यहाँ पर एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक है। जो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक है वो मेनली यहाँ पर लोन्स हैं 39% और जो MCLR से लिंक है वो है 53%। तो एज ऑफ December 2021 अराउंड 39% ऑफ द लोन्स आर बेंचमार्क टू एक्सटर्नल बेंचमार्क। सो द इंक्रीज इन रेपो रेट विल इंक्रीज इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। और बस आपको ये पता होना चाहिए MCLR से कितने लोन्स लिंक है। तो अगर ये कभी स्टेटमेंट आ गई कि ज़्यादा जो लोन्स है वो यहाँ पर एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड है, तो नहीं, MCLR से ही अभी भी ज़्यादा लोन्स लिंक्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया वर्किंग वुमेन पजल। तो जो विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए। तो प्रॉब्लम्स क्या है, तो अगर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए तो अपने आप ही यहाँ पर फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो रिसेंट इंटरनेशनल डेलॉयट सर्वे रिपोर्ट्स हाउ विमेंस वर्क प्लेसेस आर ड्रिविंग देम आउट ऑफ फुल टाइम जॉब्स। तो यहाँ पर विमेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना। तो जैसे ये बताया जाता है कि विमेन को यहाँ पर अपनी फैमिली को टाइम देना था, जिसकी वजह से विमेन ने यहाँ पर जो मार्केट है उससे अपने आप को बाहर निकाल लिया। तो बेसिकली आप उसको वो चॉइस दे क्यों रहे हो कि आपको फैमिली में चूज़ करना है या तो आपको अपने करियर में चूज़ करना है। तो वो दोनों काम भी तो कर सकती है। तो ऐसा हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि दोनों ही काम किए जा सकें। तो इन इंडिया लो एंड डिक्लाइनिंग लेवल्स ऑफ विमेंस वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन डेमोस्ट्रेटेड इन ऑफिशियल डेटा हैज़ स्टिमुलेटेड रिसर्च सीकिंग टू अंडरस्टैंड डिमांड एंड सप्लाई साइड ड्राइवर्स। अब यहाँ पर विमेन से सर्वे में ये पूछा गया कि वो पार्ट टाइम वर्क करना चाहती है। तो मोस्ट ऑफ द विमेन्स एग्रीड कि वो यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क कर सकती हैं, क्योंकि उसके बाद उनको अपने पास फैमिली को भी टाइम देने के लिए कुछ टाइम होगा। रनिंग थ्रू ऑल दीज कॉन्वर्सेशंस आर रिजिड वर्क प्लेस डिमांड्स। तो हमें ये पता चल रहा है कि अगर वर्क प्लेस डिमांड्स को हम और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना दें कि ऐसा नहीं कि आपको 9 to 5 ऑफिस में ही रहना तभी आप काम कर सकते हो, तो बेसिकली यहाँ पर जो विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ सकता है। लैक ऑफ सस्टेन्ड फैमिली सोशल सपोर्ट। इसके अलावा सोसाइटल नॉर्म्स ऐसे हैं कि एक टाइम के बाद जो विमेन है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो यहाँ पर फैमिली की केयर करेगी, घर पर रहेगी। तो सोसाइटल नॉर्म्स जो हैं उनको भी चैलेंज करना ज़रूरी है। Personal responsibility to guide children and ensure their security. This reflect absence of good quality child care, counseling and mentoring. जो एजुकेटेड women है वो अपनी एजेंसी को एक्सरसाइज करती हैं, लेकिन उनको भी बेसिकली एक तरीके की चॉइस होती है कि आपको यहाँ तो या तो अपने फैमिली को देखना है या तो आपको करियर को चूज़ करना है। तो चॉइस देन नीड नॉट टू बी बिटवीन फैमिलियल केयर एंड परसुइंग करियर्स। यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने जैसी भी कोई चीज़ होती है। हु टेल्स द स्टोरी, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें यह बताया गया है कि जो पैलेंटोलॉजिस्ट थे वो मेनली यहाँ पर मेल थे, जिसकी वजह से हमें जो हिस्ट्री देखने को मिलती है कि जो मेन थे वो यहाँ पर हंट करते थे, गैदर करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, और विमेन यहाँ पर नर्चर करती थी, कुक करती थी, रिप्रोड्यूस करती थी। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत टाइम पहले से ही स्टीरियोटाइप कर दिया है कि विमेन क्या करता था, मेन क्या करता था। तो फॉर एटलीस्ट 2 centuries द नोशंस अबाउट द जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर अमंग प्री हिस्टोरिक होमोसेपियंस हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय द बाइसेस ऑफ मेल पैलियोंटोलॉजिस्ट। लेकिन अभी हमें जब विमेन और ज़्यादा आ रही हैं, पैलियोंटोलॉजिस्ट बन रही हैं विमेन, तो हमें ये पता चला है कि ऐसा कुछ रोल जो है वो डिमार्केट था ही नहीं। यहाँ पर विमेन भी हंटिंग करती थी, गैदरिंग करती थी, प्रोटेक्ट किया करती थी। तो लेडी सेपियंस द women in prehistory shows that there was no clear demarcation between men and women when it comes to hunting, gathering, creating works of art and even perhaps tenderness and intimacy. It is only as more and more women have entered the field, तो जब यहाँ पर पैलियोंटोलॉजी की फील्ड में ज़्यादा women ने एंटर किया तब हमें यहाँ पर women की साइड से भी स्टोरी देखने को मिली। तो बेसिकली स्टोरी इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन उसको बता रहा है। अनफ्रीडम ऑफ स्पीच, ये उमर खालिद का केस है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे।
बाय द ग्रेस ऑफ WG ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। EU टारगेट्स रशियन ऑयल बैंक्स एज ऑफेंसिव ऑन यूक्रेन इंटेंसिफाइज। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने ऑयल एम्बार्गो तो लगा ही दिया है और यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि हम 2022 तक जो रशिया के ऊपर डिपेंडेंस है वो हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो यूरोपियन कमीशन प्रपोज्ड फेजिंग आउट सप्लाईज ऑफ रशियन क्रूड ऑयल विद इन 6 मंथ्स एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स बाय द एंड ऑफ 2022, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ब्रेंट क्रूड है उसका प्राइस बढ़ गया। इसके अलावा यहाँ पर जर्मनी ऑफर ये कर रहा है कि जो रशिया छोड़कर बाहर आना चाहते हैं लोग तो उनको हम यहाँ पर वीज़ा ऑफ़र करेंगे, जॉब्स ऑफ़र करेंगे। तो यहाँ पर जो पुतिन वो क्या कर रहे हैं, वो अपोजिशन के ऊपर यहाँ पर परेशान किया जा रहा है अपोजिशन को। तो उसके बाद यहाँ पर जर्मनी ने ये डिसीजन लिया है। तो जर्मनी प्लान्स टू ऑफर वीज़ाज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू रशियन सीकिंग टू गेट अवे फ्रॉम व्लादिमीर पुतिन्स गवर्नमेंट, द जर्मन इकॉनमी मिनिस्टर सेड ऑन वेंसडे। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर बहुत सारे लोग रशिया छोड़कर जाने लगेंगे तो बेसिकली वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ये चाहते हैं कि एनकरेज किया जाए रशियंस को टू मूव एज अ मीन्स ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन मॉस्को। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट यूरोपियन यूनियन पेज $850 million पर डे टू रशिया फॉर एनर्जी। और ऐसे में कि पूरी तरीके से डिपेंडेंस ख़त्म कर देना रशिया के ऊपर वो इतना आसान नहीं है। इसके लिए इनको ऑल्टरनेटिव रूट्स ढूंढने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हंगरी और स्लोवाकिया जैसे कंट्री वो तो पार्ट भी नहीं ले रहे हैं कि हम बॉयकॉट करें रशिया को, क्योंकि उनको पता है कि रशिया के ऊपर उनकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। जापान सेज इट नीड्स न्यूक्लियर पावर। तो यहाँ पर फ्यूकुशिमा की बात की गई। तो फ्यूकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था 11 साल पहले हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जापान में हुआ था। अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से डिजास्टर हुआ था। US फेड रेजेस रेट्स बाय हाफ पॉइंट टू स्टार्ट बैलेंस शीट रिडक्शन इन जून। तो US Federal Reserve on Wednesday raised its benchmark overnight interest rate by half a percentage point, the biggest jump in 22 years। क्योंकि यहाँ पर जो US है वहाँ पे भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए यहाँ पर US फेडरल रिजर्व ने यहाँ पर टेपरिंग करना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है अगर US इंटरेस्ट रेट को हाइक करता है कि US से जो इंडिया से FPI हैं वो यहाँ पर पैसा जो है अपना लेकर जाने लगते हैं। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हु हैव ऑलरेडी पुल्ड आउट अ रिकॉर्ड ऑफ ₹1.67 लाख करोड़ सिंस द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर मे कंटिन्यू टू एग्जिट एंड पार्क देयर फंड्स इन द US ट्रेजरीज। तो अगर यहाँ पर US जो है इंटरेस्ट रेट को हाइक करता रहा तो जो FPIs है वो इंडिया से यहाँ पर पैसा लेकर जाते रहेंगे। तो बेसिकली आउटफ्लो ऑफ मनी हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।